पिछले पार्ट में हमने देखा कि डिमेंटस के कुछ शिकारी शिकार की तलाश में हरी घाटी जा पहुंचे थे, जहां से वे फ्यूरियोसा को किडनैप कर ले गए। फ्यूरियोसा की मां पूरा दिन फिर पूरी रात उनका पीछा करती रही। अगले दिन किस्मत से तूफान उठा, जिसका फायदा उठाकर वो डिमेंटस के लोगों जैसे भेस बदली, उनके कैंप में घुसी, उनकी ऐसी तैसी करके फ्यूरियोसा को छुड़ाकर भाग निकली। मगर उस लड़की के ऊपर दया दिखाने की वजह से डिमेंटस को उनके भागने का पता चल गया, जिस कारण वो पकड़ी गई और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। डिमेंटस ने फ्यूरियोसा को बंदी बना लिया और हरी घाटी की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि जिन्होंने हरी घाटी को देखा था उन्हें माँ बेटी मिलकर मार चुके थे। डिमेंटस को हरी घाटी तो नहीं मिला, मगर उसकी जगह उसे वीरानगढ़ का पता लगा कि वो वीरानगढ़ के किले को जीत लेगा, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। फिर भी वो वापस नहीं लौटा, बल्कि उन पर नजर रखने लगा, जिससे उसे डिजलगढ़ के बारे में पता चला। उसका करता धरता इमोर्टन जो का भाई था। डिमेंटस तिकड़म लगा के डिजलगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर उसे बुलेट बाग के बारे में पता चला, उसने तिकड़म लगा के उसको भी जीत लिया। अब बाकी था तो सिर्फ इमोर्टन जो का वीरानगढ़, जहाँ पर फल, पानी, सब्जियां वगैरह उगाने का जुगाड़ सब कुछ था। डिमेंटस डिजलगढ़ और बुलेट बाग जीतने के बाद वीरानगढ़ पर भी हमला कर दिया। वीरानगढ़ के साथ उसकी लड़ाई तकरीबन 40 दिन तक चली। 41वें दिन वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो इमोर्टन जो से बुरी तरह हार चुका था। फ्यूरियोसा ने उसे पकड़ लिया और अपनी मां को जिंदा जलाने के बदले उसे बहुत भयानक सजा दी। अब 20 साल बाद हम उसी वीरानगढ़ में कहीं से भटक कर आए हुए एक सर्वाइवर को देखते हैं, जो किसी तरह इस वीरान धरती पर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। इतने में उसके पीछे कुछ शिकारी लग गए और उस शख्स का पीछा कर उसे दबोच लिए। पता चला कि ये शिकारी इमोर्टन जो के लड़ाके हैं। ये जो शख्स इनके हाथ लगा वो अपनी कहानी हमें खुद ही बयां कर रहा है। उसका नाम है मैक्स। वो अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। उसके विचारों को समझने के बाद कह सकते हैं कि मैक्स कोई आम बंदा नहीं, बल्कि किसी कबीले का सरदार रहा होगा। हाइड्रोजन बम की तबाही के कारण इस बदलती दुनिया और भुखमरी से वो अपने लोगों को बचा नहीं सका। उनकी आत्माएं उसे दिखती है, सवाल करती है, पूछती है कि उसने उनको क्यों नहीं बचाया। वही वो हमेशा उनसे पीछा छुड़ाता फिरता है। पकड़े जाने के बाद मैक्स को किले लाया गया। उसकी पहचान बदली गई कि अब वो यूनिवर्सल डोनर है। उसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, मतलब ये उसकी बॉडी का इस्तेमाल खून बनाने और निकालने के लिए उपयोग करेंगे, जिसे वो कहते हैं लाल पेट्रोल। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन पर गर्म लोहे से बनी मोहर लगाकर काम पूरा करते, मैक्स किसी तरह उनसे छुड़ाकर भाग निकला। ये उसका पीछा किए। मैक्स जी जान लगाकर भागा, पर यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए पकड़ा गया। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा माल लोडकर डिजलगढ़ से डीजल लाने के लिए तैयार थी। टैंकर को किले से नीचे लाकर इंजन से जोड़ दिया गया। वही यहाँ के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। इनका करता धरता इमोर्टन जो मस्त औषधि वगैरह लगाकर तैयार हो रहा था। आप जो ये उसकी दुर्दशा देख रहे हैं, असल में ये हाइड्रोजन बम की तबाही के कारण हुआ है। एक ऐसा समय जब इंसानों के बीच खतरनाक से खतरनाक युद्ध हुए। न्यूक्लियर अटैक ने धरती को तबाह व बर्बाद कर दिया। हवा जहरीली हो गई, 90% आबादी खत्म हो गई, और जो बच गए वो जानवर या यूं कह लो कि आदमखोर बन गए। उसी न्यूक्लियर अटैक का नतीजा है कि जो को सांस लेने के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। आज तक उसके कोई बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हुए। खैर, जो भी हो, उसके किले के नीचे जो लोग कीड़ों मकोड़े जैसे जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए थोड़ा पानी खोल दिया, ताकि उनको दिखा सके कि उनका करता धरता वही है। उसी के मेहरबानी के तले वो जी रहे हैं। उधर फ्यूरियोसा डिजलगढ़ पहुंचने से पहले ही रास्ता बदल दी। पता चला कि वो पूरब जा रहे हैं। उसके आदमी अपने दलपति का कहना मान गाड़ियां पूरब की ओर मोड़ लिए। इधर किले में बैठा इमोर्टन जो का छुटकू दूरबीन लगाकर सब कुछ देख रहा था। अगले ही पल ये बात इमोर्टन जो को भी पता चली कि उसकी दलपति फ्यूरियोसा रास्ता बदल चुकी है। सबसे पहले वो अपनी तिजोरी की तरफ भागा। तिजोरी से उसकी पत्नियां भाग चुकी थीं। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नियां वापस चाहिए थीं, वो भी बिना एक खरोच लगे। इस बात को लेकर किले में हड़कंप मच गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। हर जांबाज के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इमोर्टन जो की पत्नियों को बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन सके। जब ये बात नक्स को पता चली तो वो भी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो बहुत बीमार था, उसको खून चढ़ रहा था, फिर भी वो इमोर्टन जो को खुश करने के लिए बेताब था। वैसे नक्स की जो बीमारी है वो इनकी सेना में फैली हुई है। तमाम जाबांजों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये लोगों को बंदी बनाकर खिलाते पिलाते हैं और उनको ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। खैर, नक्स अपने ब्लड बैंक मैक्स को कार के सामने बांधा और काफिले के साथ निकल पड़ा। उसके जज्बे को देख इमोर्टन जो भी हैरान था। वही इमोर्टन जो को अपनी तरफ देखता देख
नक्स अलग ही परेशान था। गजब के बुर्बक लोग थे। पता नहीं इमोर्टन जो उनको कौन सी जन्म गुट्टी पिलाता था कि उसके लिए ये जान लेने और देने को तत्पर रहते थे। गाड़ियां तो गाड़ियां, इनका गिटार भी आग उगल रहा था। बहुत खतरनाक लोग थे। ये समझ लो कि अगर फ्यूरियोसा इनके हाथ लगी तो कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा को वापस लौटने का सिग्नल मिला, फिर भी वो रुकने वाली नहीं थी। पर उसे कहाँ पता था कि वो कटिलांग गैंग के एरिया में प्रवेश कर गई है। आगे उन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ था जिसके चपेटे में इनकी एक कार आ गई। अगले ही पल कटिलांग गैंग के लोग इन पर कहर बनकर टूट पड़े। जैसा उनके गैंग का नाम था वैसी ही इनकी कटिली गाड़ियां भी थी। किसी के ऊपर हाइड्रोलिक तो किसी के ऊपर कटर लगा हुआ था। ये दो को निपटाए तो अगले ही पल और आधम के। तब तक इमोर्टन जो भी अपना काफिला लेकर करीब आ चुका था। पहले ये कटिलांग गैंग के ऊपर चढ़ाई किए, उनकी बखिया उधेड़ दिए, जिसमें मैक्स मरते मरते बचा। इस खतरनाक लड़ाई के बीच उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। देखते ही देखते कटिलांग गैंग की धज्जियां उड़ गई, सारे के सारे मारे गए। अब बारी फ्यूरियोसा की थी। उसके दल के जाबांजों को भी पता चल चुका था कि उनकी दलपति बगावत कर चुकी है। वो सब लाटा माटा की तरह उस पर टूट पड़े। फ्यूरियोसा ने कुछ को टैंकर के लपेटे में लिया और टैंकर को आधी की ओर मोड़ दी। सामने बहुत भयंकर तूफान था जिसकी परवाह न करते हुए नक्स भी उस तूफान में घुसना तो चाहता है, मगर टक्कर में उसके आगे का टायर बेकार हो चुका है। बैलेंस बनाने के लिए ये ब्लड बैंक को पीछे बांधने ले गए। मौका देख वो नक्स के साथी को गाड़ी से नीचे गिरा दिया। अगले ही पल ये तूफान में प्रवेश कर गए। लग रहा था कि अंदर 400 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही है। पवंडर में फंसकर गाड़ियां और लोग तिनके की तरह उड़ रहे हैं। हवा में ही गाड़ियों का ब्लास्ट होना, ऊपर से आसमानी बिजली का कहर और इसी खौफनाक तूफान में फ्यूरियोसा के टैंकर का निकलना। नक्स ने मन बना लिया कि अब वो टैंकर को रोक कर ही दम लेगा, चाहे उसे शहीद ही क्यों ना होना पड़े। गाड़ी भगाकर टैंकर के आगे पहुंचा। फ्यूल टैंक को खोल गाड़ी उड़ाने ही वाला था कि इतने में फ्यूरियोसा उन्हें ठोक आगे निकल गई। तूफान थमने के बाद भी ये काफी टाइम तक यही बेहोश पड़े रहे। जब मैक्स होश में आया तो सबसे पहले उस निडिल को निकाला जिसके जरिए नक्स उसका खून चूस रहा था। फिर बेड़िया खोलने का प्रयास किया, गोली चलाया, फिर भी बात नहीं बनी। तभी दूर किसी चीज के ठोकने की आवाज आई। वो फ्यूरियोसा थी जो टैंकर से रेत निकाल रही थी। मैक्स नक्स को कंधे पर उठा एक हाथ में कार का डोर तथा दूसरे हाथ में गन लेकर उनके पास पहुंचा। उन्हें बंदूक की नोक पर लेकर प्यास बुझाया और उसकी जंजीर भी खुलने ही वाली थी। तभी पीछे से काफिला नजर आया। फ्यूरियोसा तुरंत मैक्स पर झपट पड़ी कि उसको निपटाकर फौरन यहाँ से निकलते हैं। शायद वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाती। उसने मैक्स से गन छीनकर ठोक भी दिया, मगर कारतूस तो पहले से ही फुस्स था। इनके छिना झपटी मारा मारी के दरमियान नक्स भी होश में आ गया और ये दोनों फ्यूरियोसा से पिस्टल छीनकर उस पर काबू पा लिए। नक्स को लगा कि उसका ब्लड बैंक और वो अच्छे दोस्त बन गए हैं और फ्यूरियोसा को इमोर्टन जो के हवाले करने के बदले जो उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा। पर मैक्स अपनी मर्जी का मालिक था। पिस्टल के दम पर सबको साइड कर टैंकर लेकर अकेले ही निकल पड़ा। फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो की पत्नियां भी टैंकर के पीछे भागी, क्योंकि बिना फ्यूरियोसा के टैंकर चल ही नहीं सकता था। उसने बटन्स के सीक्वेंस अपने हिसाब से सेट की थी। हार पछताकर मैक्स को उनकी बात माननी पड़ी, पर एहतियात बरतने के लिए उसने वहां जितने हथियार थे सबको अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच उनको भनक भी नहीं लगा कि नक्स टैंकर पर चढ़ चुका है। तभी इनकी स्पीड स्लो होने लगी। शायद कोई चीज पीछे अटक रही थी। मैक्स उसको ठीक करने गया। इससे पहले कि वो ठीक कर वापस लौटता नक्स टैंकर से निकल फ्यूरियोसा पर टूट पड़ा। ये किसी तरह उसे काबू किए और टैंकर से नीचे फेंक दिए। पर इनकी मुश्किलें खत्म कहाँ होने वाली थी। इमोर्टन जो इनके पीछे तो था ही, साथ में अपने चेला चपाटी को भी न्योता भेज दिया था। राइट साइड से बुलेट बाग तथा लेफ्ट साइड से डीजल गढ़ वाले काफिला लेकर इनकी ओर ही चले आ रहे थे। पर अच्छी खबर ये थी कि अब ये कटिलांग गैंग के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। फ्यूरियोसा ने पहले ही कटिलांग गैंग के लुटेरों से 3000 गैलन तेल के बदले यहाँ से सही सलामत लौटने का सौदा की थी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो उन्हें चिल्लाकर बताई कि पीछे वाले गोल टैंकर में तेल लेकर आई है, जैसा कि उनके साथ डील हुआ था। पर डील के तहत ये बात भी हुआ था कि उसके पीछे कुछ लोग आ सकते हैं। पर यहाँ तो 3-3 गुटों की फौज इनके पीछे आ रही थी। इससे पहले कि वो अंदर प्रवेश कर जाए, फ्यूरियोसा रास्ता ब्लॉक करने के लिए जोर देने लगी। जब लगा कि उनके इंतजार में इनका बंटाधार हो जाएगा तो टैंकर लेकर भाग निकले। इधर चट्टानों को गिराकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। जो की गाड़ियां फंस गई। तभी नक्स ने बताया कि वो फ्यूरियोसा के साथ टैंकर पर था। इमोर्टन जो के पास मॉन्स्टर ट्रक था। वो नक्स को साथ लेकर पत्थर वत्थर पर चढ़ाता हुआ पार निकल गया।
उधर कटिलांग गैंग के बाइकर्स तेल के लिए टैंकर पर हमला किए जा रहे थे। ये सभी बाइकर्स बाइक फ्लिप मारने में एक्सपर्ट थे, जिसका उपयोग वो टैंकर पर ग्रेनेड फेंकने के लिए कर रहे थे। टैंकर में आग भी लग चुका था। फिर क्या था, फ्यूरियोसा ने सनरूफ खोला और उनको हवा में ही ठोकने लगी। मैक्स भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। तभी तेल वाला टैंकर टूटकर अलग हो गया और अगले ही पल ब्लास्ट कर गया। इमोर्टन जो इसके चपेट में आने से बाल बचा। वो ठीक इनके पीछे ही था, तो वही तेल हाथ से निकलने के बाद कटिलांग गैंग के लोग इनका पीछा करना छोड़ दिए। इमोर्टन जो ने इनकी बराबरी में आकर फ्यूरियोसा को मारने के लिए जैसे ही गन निकाला, उसकी प्रेग्नेंट बीवी सामने आ गई। सारा खेल उसकी बीवियां और उनके कोख में पल रहे बच्चों के लिए ही तो हो रहा था। मौका देख फ्यूरियोसा ने जो को गोली मारा। उसके बचाव में उसका प्यादा सामने आ गया। खीस में आकर ये ट्रक को टैंकर के आगे ले गए और फिर रिक्टस ने एंकर दे मारा, जो आकर इनके स्टीयरिंग को उखाड़ने के साथ मैक्स के हाथ में अटक गया। अगर जंजीर काटा नहीं गया तो मैक्स का हाथ तो गया। किसी तरह जो की प्रेग्नेंट बीवी जंजीर काटने के लिए बाहर निकली। उसने सही से जंजीर काट भी दिया। तभी अचानक टैंकर पत्थर से जा टकराया, पर वो बाल बच गई। असल में ये स्टीयरिंग की जगह सलाई रिंच से टैंकर को मूव कर रहे थे। जो की वाइफ बचकर किसी तरह डोर तक पहुंची, तभी अचानक डोर टूट गया और वो गिरकर जो के ट्रक के नीचे आ गई। उसको बचाने के चक्कर में जो का ट्रक भी पलटी मार गया। अपने पत्नी और बच्चे की दुर्दशा देख जो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके डॉक्टर ने तुरंत पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाला। वो बच्चा बहुत सेहतमंद था। अगर 1 महीना और रहता तो जो की ख्वाहिश पूरी हो जाती, मगर अफसोस वो मर चुका था। इसका बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। दूसरी तरफ मामला शांत होने के बाद फ्यूरियोसा ने बताया कि वो हरी घाटी जा रही हैं। अगर मैक्स चाहे तो उनके साथ आ सकता है। रह गया जो के बीवियों के भागने का सवाल, तो ये सब सिर्फ जो के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन थी। इन्हें वो बहुत पाबंदी के साथ कैद करके रखता था, पर इन्हें अपनी आजादी चाहिए थी, इसलिए ये भी हरी घाटी जा रही है। तुम्हें कैसे पता कि कोई हरी घाटी नाम की जगह है? मैक्स ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो बात ऐसी है कि फ्यूरियोसा हरी घाटी की ही रहने वाली है। बचपन में चोर उसे चुरा ले गए थे। यहाँ से पूरब की तरफ रात भर का सफर है, जिसके बाद ये हरी घाटी पहुंच जाएंगे। खैर, आगे आने वाले खतरों से निपटने के लिए सभी अपना अपना काम बांट लिए। जो की एक बीवी पीछे नजर रखने के लिए चली गई। तभी पता चला कि नक्स वहीं पर बीमार पड़े बड़बड़ा रहा था। अफसोस कर रहा था कि उसके लिए वालहाला के दरवाजे 3 बार खुले थे, मगर वो चुक गया। अब तो लगता है कि वो बीमारी की ही मौत मरेगा। जो की बीवी उसके भावनाओं को बखूबी समझ रही थी। उसने उसके टकले पर प्यार से हाथ फेरा और टकले ने पार्टी ही बदल ली। लगातार घंटों सफर करने के बाद एक जगह ऐसा आया जहां इनकी गाड़ी लेफ्ट राइट फिसलने लगी। अगले ही पल टैंकर का पिछला चक्का कीचड़ में धंस गया। ये उसे बाहर निकालने में जुट गए, जबकि मैक्स थोड़ी दूर पीछे आकर टैंकर के चक्के से जो लिक बना था उसमें जगह जगह विस्फोटक लगा दिया। 4-5 किलोमीटर पीछे भी वो ये काम कर चुका था, जिसके चपेट में आकर जो का काफिला फंस गया। इस दलदल से निकलकर आगे बढ़ना बड़ी जोखिम भरा काम था। बुलेट बाग के शासक आर्थर ने उन्हें पकड़ने का जिम्मा अपने सिर लिया और अपनी बेल्ट वाली कार लेकर निकल पड़ा, जिसके उस पर एक सर्च लाइट भी लगा हुआ था। इधर फ्यूरियोसा, मैक्स वगैरह चक्के के नीचे कबाड़ डाल रहे थे कि तभी पीछे से लाइट चमकता हुआ दिखा। इतने में इनकी टैंकर भी चल पड़ी, पर टैंकर चला कौन रहा है करके ये उस तरफ भागे। पता चला कि वो नक्स था। जो के पत्नी ने बताया कि अब मामला सेट है, अब नक्स इनकी तरफ से है। खैर, जो भी हो, इस दलदल से निकलने का नक्स के पास एक आइडिया था। उससे पहले मैक्स ने उस लाइट पर निशाना साधा ताकि इन्हें कुछ और वक्त मिल सके, मगर उसने 4 में से 3 गोलियां बर्बाद कर दी। अब स्नाइपर की सिर्फ 1 गोली बची थी। फ्यूरियोसा ने निशाना साधा और एक बुलेट में ही सर्च लाइट की ऐसी तैसी कर डाली। उसके साथ साथ आर्थर के दोनों आंख में भी शीशे धंस गए। बेचारा एक पल में दोनों आंख से अंधा हो गया। आक्रोश में आकर उसने दोनों हाथ में गन उठाया और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ चला। खीस में अंधा होकर वो भूल चुका था कि अगर जो के बीवियों को गोली लगी तो उसका अंजाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। किसी तरह ये उसकी गोलियों से बचकर कवर में छिप गए। मैक्स ने जंगी टैंकर के केबल से पेड़ को बांधा। काफी मुश्किल हुआ, पर अंत में ये दलदल से बाहर निकल ही गए। मगर टैंकर को बाहर निकालने की प्रक्रिया में इंजन इतना गर्म हो चुका था कि बिना ठंडा किए ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैक्स ने एक तरकीब निकाला। जब तक आधा किलोमीटर आगे जाकर ये इंजन ठंडा करते हैं। ग्रेनेड, गैलन पाना वगैरह लिया और बताता गया कि अगर आधा घंटा के अंदर वो नहीं लौटा तो उसे छोड़कर वो आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह पिछली बार ग्रेनेड लगाया था उसी तरह लगाकर आर्थर को भी फंसा लिया। उन्हें मारकर उनके गाड़ी से गोला बारूद, गोलियां, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ लूट लाया। बड़ी साहसिक बंदा था। पूरी रात सफर करने के बाद अगले दिन ये एक ऐसी जगह पहुंचे जो जाना पहचाना सा लग रहा था। सामने एक टावर था
जिस पर एक लड़की कराह कराह कर हेल्प मांग रही थी। मैक्स तुरंत समझ गया कि ये एक झांसा है, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी फुरियोसा निकली, अपनी और अपनी माँ की पहचान बताई कि वो मैरी जबासा की बेटी फुरियोसा है। उसके कबीले का नाम था स्वाडल डॉग। इतना सुनना था कि वो टावर पर बैठी लड़की अपने लोगों को सिग्नल भेजी। अगले पल हर तरफ से लोग बाइक लेकर आने लगे। करीब आने पर पता चला कि वो सभी उसी के कबीले की वृद्ध महिलाएं तथा साथ में उसकी बचपन की सहेली वैल्किरी भी थी। वो सभी जबासा को ढूंढ रही थी। फ्यूरियोसा ने बताया कि उनके जाने के तीसरे दिन ही वो नहीं रही। इसके बाद फ्यूरियोसा ने हरी घाटी चलने की इच्छा जताई। उनमें से एक ने बताया कि हरी घाटी को तबाह हुए वर्षों हो चुके, वहां की जमीन खराब हो गई, इसलिए इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। जिस दिशा से वो आ रहे हैं, जहां पर कौओं का बसेरा है, वही तो उनकी हरी घाटी थी, जिस घर तक लौटने के लिए उसने 7000 दिन और न जाने कितने कष्ट झेले। फिर भी अंत में मायूसी ही हाथ लगी। वो कह कहकर रो पड़ी कि माँ, मैं घर वापस लौट आई। असल में उसकी माँ ने उससे वचन लिया था कि उसे चाहे जितने दिन लगे वो अपने कबीले, अपने लोगों के पास लौटेगी। उसने अपना वचन तो पूरा किया, पर खुशी मनाने के लिए वो घर ही नहीं रहा। खैर, अब इनके पास अब 2 रास्ते थे, या तो यही रहकर भूखमरी में जिंदगी बिताए, या फिर पूरब की तरफ एक उपजाऊ जमीन की तलाश में निकले। इनके पास बीज वगैरह तो है ही। टैंकर में जितना डीजल है उसे बाइक पर लोड कर लगभग 160 दिन तक सवारी कर सकते हैं। पर मैक्स को यकीन था कि उस तरफ 160 दिन की सवारी बेकार है, कहीं कोई उपजाऊ जमीन नहीं बची। फ्यूरियोसा ने उसे एक फुली लोडेड बाइक देने का वादा किया, जिससे वो जहां चाहे जा सकता है। अगली सुबह ये काफिला लेकर पूरब की तरफ निकल चले। तभी पीछे से मैक्स सबको ओवरटेक करते हुए आगे निकला तथा काफिले को रोक अपना प्लान बताया कि जहां वो जीवन की तलाश में जा रहे हैं, उधर बंजर जमीन के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। असल में ये है वो जगह जहां उनको जाना चाहिए। वो इकलौती ऐसी जगह है जहां खाना पानी वगैरह सब कुछ है। वैसे भी वीरानगढ़ के किले पर कोई पहरेदार नहीं, सब उनकी तलाश में भटक रहे हैं। इससे अच्छा मौका इन्हें कभी नहीं मिलेगा। हम जंगी टैंकर लेकर जाएंगे और कटिला गैंग के घाटी का जो द्वार है उसे जंगी टैंकर पलटकर ब्लॉक कर देंगे, ताकि इमोर्टन जो के लोग उधर ही फंस जाए। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें एक आखिरी बार लड़ना ही होगा। इन सब का भी मन बदला और ये जंगी टैंकर लेकर वीरानगढ़ की तरफ गाड़ियां मोड़ लिए। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि जो के जाबांजों की नजर इन पर पड़ गई। उन्हें वापस किले की तरफ जाते देख जो उनकी मंशा भांप लिया। बिना देरी किए ये उन पर टूट पड़े। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। वो इनके टैंकर का चक्का फाड़ने के लिए आगे निकले और एक को फाड़ भी दिए। तभी दूसरे साइड से वैल्किरी ने इनको ठोक दिया, पर वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गई। इतने में इनका मेन इंजन फेल हो गया। टैंकर अब सेकंड इंजन पर चल रहा था और वो भी कब जवाब दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नक्स मैकेनिक था, इंजन ठीक करने में जुट गया तो वही मैक्स टैंकर इंजन से अलग करने के लिए ऊपर चढ़ा। पता चला कि वो लोग टैंकर में अनगिनत एंकर मार चुके थे। किसी तरह मैक्स उन्हें काट कर अलग किया तथा डीजलगढ़ के शासक मोटू की गाड़ी पर झपट पड़ा। उनके बीच हाथापाई होने लगी। तभी जो ने इन पर गोली चलाई, जिससे मोटू की मौत हो गई। मतलब बुलेट बाग का आर्थर पहले ही मर चुका था और अब डीजलगढ़ का मोटू भी गया। रह गया तो जो और उसका बेटा। इससे पहले कि ये उन्हें निपटाते फ्यूरियोसा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके शरीर से ब्लड बहता ही जा रहा था। फिर भी वो रुकने के बजाय स्टीयरिंग नक्स को पकड़ाकर जो को मारने निकल पड़ी। इधर मैक्स वगैरह मिलकर रिक्टस का भी बंटाधार कर दिए। फ्यूरियोसा ने एंकर जो के गर्दन में फंसाया और उसका दूसरा सिरा चक्के में दे मारी। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, ऐसा वो बचपन में भी कर चुकी है। जो उसके चपेट में आकर मारा गया। वही इनके आगे निकलने के बाद नक्स ने घाटी के मोहानी पर टैंकर पलट दिया और उसी में शहीद हो गया, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था कि वो एक योद्धा की मौत मरे। जो के जाबांज इस घाटी में ही फंस गए। वही ये लोग फुल स्पीड में धड़धड़ाते हुए किले पर पहुंच गए। जो के बेटे को दिखाएं कि वो नहीं रहा। साथ में जो की पत्नियां भी थीं। वहां मौजूद भूखे नंगे लोग जो के बॉडी को नोच खाए। छुटकू के पास उनसे लड़ने की शक्ति तो थी नहीं, इसलिए वो उनको ऊपर बुला लिया। मैक्स चाहता तो उनके साथ रुक सकता था, मगर वो अपनी मर्जी का मालिक था। अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। अगले ही पल ये यहाँ के लोगों के लिए पानी का भंडार खोल दिए। मतलब इमोर्टन जो का दौर खत्म हुआ, अब इनके भी अच्छे दिन आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कहानी मैड मैक्स फ्यूरी रोड का।